Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, as you guys know, we are doing unit wise marathon for CUET PG because your exam of CUET PG is on 29th March and yesterday we have done unit 1 important questions. आज हम लोग unit 2 डिस्कस करेंगे. Now you guys know the rules. आप लोगों को मुझे आफ्टर दी क्लास बताना है कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए, आपका क्या स्कोर रहा. ओके. Now, those of you who don't know me, I am Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. एंड ये मेरा टेलीग्राम है जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है क्योंकि जो पीडीएफ है इन क्वेश्चंस का और भी जो पुराने क्लासेस के पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम. ओके. Now, this is the syllabus of Unit 2. So, Unit 2 में social processes है, social group है, social institution है, social control and social deviance. Now, this unit is very important क्योंकि most of the important questions जो हैं, जैसे social institution का जो unit है वो बहुत ज़्यादा important है. Marriage, family, kinship, religion, education, इन सब से बहुत ज़्यादा questions आते हैं. ठीक है. So, make sure that you revise and study these things well. इसके अलावा Unit 2 बहुत ज़्यादा important है. ठीक है. ये most important units हैं जहाँ से questions आते ही आते हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से कवर करेंगे. ओके. नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. 50 क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे एंड आपको मुझे बताना है कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आए. इसके अलावा चैट में आप लोगों को आंसर देते रहना है. ठीक है. नाउ मैंने आप लोगों को कल क्लास में बोला था दैट दीज क्वेश्चंस आर नॉट मेड बाय मी. ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं हैं. ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं. ठीक है. मोस्टली जो सेट के पेपर्स होते हैं ना, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं. तो मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस रखे हैं जो मुझे लगता है CUET PG के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. बाकी देखो, नेट के अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे तो नेट में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाते हैं. CUET PG में उतने इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है. सो हमें बेसिक्स ही पढ़ने हैं और अपने सिलेबस पे स्टिक रहना है. ठीक है ना. देखो क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का. इंस्टीट्यूशंस आर एसोसिएशंस बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर एब्स्ट्रैक्ट. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. कोड्स को देखो एंड सब लोग मुझे चैट में आंसर दो. हिंदी वाले भी क्वेश्चंस को रीड करो. द करेक्ट आंसर इज डी. जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड. इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशंस नहीं होते हैं. ठीक है. इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन जो हैं वो अलग अलग होते हैं. इंस्टीट्यूशन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो ये स्टेटमेंट सही होगा. ठीक है. नाउ वी ऑल नो दैट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं. प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स क्या होते हैं. ठीक है. सो ये चीज़ हमेशा याद रखना. इस्टेब्लिश नॉर्म्स या फिर वी कैन से ये ज़्यादा ब्रॉड होते हैं. दे आर ब्रॉडर देन एसोसिएशंस. ओके. सेम तो नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ याद रखना. अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसोसिएशंस. सो एसोसिएशंस कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होते हैं जिनका कोई कॉमन पर्पस होता है. जैसे कि वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ट्रेड यूनियंस. राइट. सो इस तरीके से आपको बेसिक्स याद रखने हैं. ओके. द करेक्ट आंसर इज डी. जिन्होंने डी आंसर दिया वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो. द फॉर्म ऑफ कस्टम विच प्रोहिबिट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम मैरिंग अ पर्सन आउटसाइड हिज ग्रुप. क्या होगा इसका आंसर. एक्सोगैमी, पॉलीगैमी, एंडोगैमी, हाइपरगैमी. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, तो प्लीज एग्जाम में गलत मत करना. दे सीम वेरी इजी बट क्वेश्चंस यही सब हैं जो गलत होते हैं एग्जाम में. ठीक है. देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा. आउटसाइड हिज ग्रुप कह रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एक्सोगैमी. यानी आपको जो मैरिज है वो आपको अपने ग्रुप से बाहर करनी पड़ेगी. सो एक्सोगैमी को एग्जिट की तरह तुम लोग याद रख सकते हो. ठीक है. एंडोगैमी कब होता है. जब विद इन ग्रुप होता है, जैसे कास्ट में. ठीक है. विद इन ग्रुप. ओके. इसके अलावा पॉलीजिनी क्या होता है. पॉलीजिनी एंड पॉलीगैमी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलीएंड्री. पॉलीजिनी होता है यानी एक हस्बैंड के मल्टीपल वाइफ्स हो, मोर देन वन वाइफ. ठीक है. मल्टीपल वाइफ्स. ठीक है. ये याद रखना. इसके अलावा हाइपरगैमी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपरगैमी का मतलब होता है, सबसे पहले तो हिंदी में भी आ जाता है ये, अनुलोमा. ठीक है. एंड इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल मैरीज हायर सोशल स्टेटस. तो ये भी याद रखना.
ओके, प्लीज रिमेंबर। मोस्टली हम लोग हाइपरगेमी, हाइपोगेमी ये सब वुमेन को कंसिडर करके पढ़ते हैं, बट अगर वुमेन नहीं मेंशन है तो फिर हम लोग इंडिविजुअल मैरिज हायर स्टेटस टिक करेंगे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ना गर्ल या बॉय मेंशन नहीं होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से प्लीज याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, consanguinity is known as what? By virtue of blood relationship, by virtue of marriage relationship, by virtue of residing in one household, या फिर by virtue of birth in a kinship group. What will be the correct answer? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। consanguinity से हम क्या समझते हैं? इजी क्वेश्चन है। दोज ऑफ यू हु आर गिविंग ए आंसर, वेरी गुड। देखो, कॉन्जैंग्यूइन रिलेशनशिप्स या कॉन्जैंग्यूनिटी का मतलब होता है ऐसे रिलेशनशिप जो बाय ब्लड होते हैं, जैसे हमारे मदर, हमारे फादर, हमारी सिस्टर, है ना, ये सारे हमारे जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको हम लोग कॉन्जैंग्यूनिटी में रखते हैं, राइट ना। इसके अलावा एक चीज और है जो आप लोग याद कर सकते हो इसको, दैट इज रिलेटेड बाय डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, ये भी आ जाता है कभी कभी, ओके। इनको हम लोग रखेंगे ब्लड रिलेशनशिप्स में। अच्छा, मैरिज रिलेशनशिप में जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग एफिनिटी बोलते हैं, प्लीज रिमेंबर, ओके ना। वर्च्यू ऑफ रिसाइडिंग इन वन हाउस होल्ड, अगर एक ही हाउस होल्ड में रहते हैं तो इनको हम लोग को रेजिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और बाय वर्च्यू इन किनशिप ग्रुप, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये सारे टर्म्स हैं गाइज, इस तरीके से चीजों को याद रखना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी लम्ब्रोसो प्रेजेंटेड अ थ्योरी ऑफ डेविएंस, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल। लॉम्ब्रोसो की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डेविएंस, उसमें वो किस तरह की बात करते हैं? फिजियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, या कल्चर की? थ्योरी ऑफ डेविएंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि डेविएंस आपके सिलेबस में है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ए। प्लीज रिमेंबर, लॉम्ब्रोसो की जो थ्योरी है उसको हम लोग बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस कहते हैं, ओके। अच्छा, क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस? क्योंकि उन्होंने फिजियोलॉजी पे फोकस किया है, दैट मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर पे, ओके। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसको हम लोग बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया था, इन्होंने इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए थे कि हम लोग क्रिमिनल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बेसिस पे। जैसे ये बात करते हैं एसिमेट्रिकल स्कल की, बड़े जॉज, लार्ज जॉज की, हाई चीक बोन्स, लॉन्ग आर्म्स, स्लॉपिंग फोरहेड, ठीक है, ये सारी बातें ये इसमें करते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन रिमेंबर इज लोम्ब्रोसो को हम लोग इटालियन फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं, इटालियन फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ गाइस, एक चीज और है, क्राइम का टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए भी ये सारे थ्योरीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, सो सारे फैक्ट्स को प्लीज याद रखना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, इसमें से बताना है कौन सा फंक्शन है जो एजुकेशन का है। इट इज़ एन एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, इट इज़ एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन, या फिर इट डज नॉट परमिट चेंज। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर, सब लोग चैट में इसका आंसर दो, हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो एजुकेशन का फंक्शन है? So the correct answer is B, that is 1, 2 and 3. It does not permit social change, ये statement गलत हो जाएगा। Education social change permit करता है, ठीक है ना। It is an agent of cultural transmission, ये बिल्कुल सही है, कल्चर हमारा एजुकेशन के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, ये भी बिल्कुल सही है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हम लोग एजुकेशन को रख सकते हैं।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो नॉलेज है वो एजुकेशन की वजह से ही एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजनिंग है। देखो, इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट लीड टू अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। इकोनॉमिक रिलेशंस जो होते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, वो हमेशा एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, टेल मी। क्या स्टेटमेंट 1 सही है, क्या स्टेटमेंट 2 सही है, कौन सा सही है? द करेक्ट आंसर इज, इट इज बी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो इसका रीजन है वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा कोड का आई थिंक प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पर ABCD नहीं लिखा हुआ है। सो दोनों ही सही हैं और ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी। यहाँ पर बस मेंशन नहीं है ABCD हिंदी में, सो कंफ्यूज मत होना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर subsistence economies in simple society can be grouped into 4 types. ना, यहाँ पर इकोनॉमी के बेसिस पे आपसे टाइप्स ऑफ सोसाइटी पूछा गया है। सबसे पहले कौन सा टाइप ऑफ सोसाइटी आएगा, फिर सेकंड पे कौन सा आएगा, ये चीज़ अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमीज। हम लोग इसको इकोनॉमी के टॉपिक में पढ़ते हैं, मैंने फाउंडेशन बैच में पढ़ाया था। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। देखो, सबसे पहले आएगा हंटिंग गैदरिंग, सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग आएगा, फिर पेस्टोरल आएगा, उसके बाद आएगा शिफ्टिंग, एंड लास्ट में आता है सेटल्ड, राइट। परमानेंट सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट, ये सब सबसे लास्ट में आता है। सो अगर ऐसे देखो, फोर्थ भी अगर आपको पता होता लास्ट में है, तो ये 2 ही ऑप्शन है जिसमें है, राइट। सो फर्स्ट और लास्ट भी याद रख सकते हो कि हमेशा याद रखो, फर्स्ट हंटिंग गैदरिंग होता है और लास्ट होता है सेटल्ड कल्टीवेशन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। सो जिन्होंने डी आंसर दिया, वेरी गुड। Now, question number 8. Which of the following concept gives an appropriate understanding of a trade union? Trade union इसमें से क्या होगा? Quasi group, reference group, interest group या फिर voluntary group? So here the correct answer will be C, that is interest group. देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे, उनको लगा होगा A होगा क्वासी ग्रुप। तो क्वासी ग्रुप इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, वी ऑल नो दैट ट्रेड यूनियंस जो होते हैं, दे आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स जिनका प्राइमरी पर्पस होता है टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि वेज, बेनिफिट, वर्किंग कंडीशन, राइट। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप इज बेस्ट बिकॉज इंटरेस्ट ग्रुप में हम यही देखते हैं कि कैसे एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन साथ में आता है, बिकॉज ऑफ दे हैव सम शेयर्ड कंसर्न्स, और वी कैन से पब्लिक पॉलिसी के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए। सो इन दैट केस द करेक्ट आंसर शुड बी सी, ओके। क्वासी ग्रुप क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वासी ग्रुप में लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जबकि ट्रेड यूनियंस में लैक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द कोड गिवन बिलो चूज द करेक्ट सीक्वेंस of the type of marriage as explained by Westermark. Now we all know types of marriages given by Westermark. यहाँ पर आपको इसे अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है ये भी। ग्रुप मैरिज, प्रोमिस्कस रिलेशनशिप, मोनोगैमी या पॉलीगैमी, ये भी मैंने पढ़ाया है। देखो, सबसे पहले आएगा प्रोमिस्कस, सो सेकंड देखो एक में ही है, द करेक्ट आंसर विल बी बी। अच्छा, प्रोमिस्कस रिलेशनशिप क्या होता है? जहाँ पर कोई भी सेक्स रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद ग्रुप मैरिजेस होती हैं, यानी बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से शादी करते हैं, ग्रुप ऑफ मैन मैरिंग ग्रुप ऑफ वुमेन, ठीक है, दैट इज ग्रुप मैरिज। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब एक पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, नॉट इट कुड बी पॉलीएंड्री, इट कुड बी पॉलीजिनी ऑल्सो। एंड लास्ट में आता है मोनोगैमी। सो प्लीज ये चीज याद रखना गाइज, एग्जाम में आ सकता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन है और रीजन है। देखो, असर्शन में है कि द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसमिट द डोमिनेंट कल्चर ऑफ अ सोसाइटी बिकॉज कल्चरल गोल्स एंड वैल्यूज डिफर फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शंस देख लो एंड हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। द करेक्ट आंसर इज, जो लोग डी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। देखो,
असर्शन है कि द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसमिट डोमिनेंट कल्चर ऑफ सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है ना वो डोमिनेंट कल्चर को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है यानी बढ़ाता है ना। स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो कल्चरल गोल्स और वैल्यूज हैं वो एक सोसाइटी के दूसरे सोसाइटी से डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पर रीजन इसका ये नहीं होगा कि जो डोमिनेंट कल्चर है वो इसलिए ट्रांसमिट होता है क्योंकि सोसाइटी के वैल्यूज अलग हैं। सो दिस डजंट मेक एनी सेंस। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका ये नहीं होगा। ओके, Question number 11. Which is the correct sequence of dialectical process of economic forces in history according to Karl Marx? हम लोग dialectical process पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स का, तो उसमें he talks about thesis, synthesis, antithesis। यहाँ पर आपको इसको क्रोनोलॉजी में करना है, सीक्वेंस में करना है, वी कैन से सबसे पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, इस तरीके से। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए गाइस, प्लीज रिमेंबर, सबसे पहले आता है थीसिस, देन आता है एंटीथीसिस और देन आता है सिंथेसिस। ओके, जो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो एक थीसिस होता है, फिर हम उसके अगेंस्ट जो है वो देखते हैं एंटीथीसिस, एंड देन वी कम टू द पॉइंट दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं और उन्हें हमें मैच करना है ना। यहाँ पर ना कोड्स में थोड़ा सा इशू है, ठीक है। देखो, सबसे पहले है कि वे ऑफ लाइफ ऑफ मेंबर्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी। सो वी ऑल नो, हम लोग पढ़ते हैं कि कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट। सो फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन होगा, ये तो पक्का है। इसके बाद है इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। सो इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर कस्टम में आएगा, राइट। सो फर्स्ट और सेकंड तो हमारा सॉर्टेड है, ये 100% इसका ही होगा ना। नीचे के जो ऑप्शंस है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो सबसे पहले एप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल हो, एप्रोप्रिएट हो, अच्छा इसको हम लोग सैंक्शन तो नहीं कह सकते, है ना, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, समथिंग दैट इज डिजायरेबल कैन बी वैल्यू, क्योंकि वैल्यूज क्या होती हैं, डिजायरेबल होती हैं, है ना, जैसे ऑनेस्टी है, पॉजिटिविटी है, राइट, ये सब वैल्यूज हैं, मैनर्स हैं। तो आई थिंक समथिंग दैट इज डिजायरेबल शुड बी वैल्यू। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी फोर्थ का थर्ड नहीं है, अगर है तो फिर आगे के ऑप्शंस गलत हो रहे हैं। जैसे अगर इसमें वैल्यू का दिया हुआ है तो फर्स्ट का 5 हो रहा है फिर। सो वे ऑफ लाइफ नॉर्म इन्होंने कर दिया है और सेकंड का इन्होंने फोर्थ कर दिया है, यानी इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन्होंने सैंक्शन कर दिया। थर्ड हो गया 3, यानी एप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन्होंने कर दिया वैल्यू को, और समथिंग डिजायरेबल को इन्होंने कर दिया नॉर्म। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। समथिंग दैट इज डिजायरेबल वैल्यू ही होगा, नॉर्म्स तो नहीं होंगे। एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नॉर्म हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। नाउ यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन में कि आप लोग क्या सोचते हो क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के जो कोड्स हैं वो गलत हैं, और ऐसा पॉसिबल है जहाँ से भी मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल सेट पेपर। तो ऐसा पॉसिबल है गाइस कि क्वेश्चन ड्रॉप हो गया हो या क्वेश्चन गलत हो, बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आई थिंक दैट अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल बिहेवियर नॉर्म हो सकता है और डिजायरेबल तो वैल्यू ही होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर वो चीज़ हो, बट हम डिज़ायर ज़रूर करते हैं, राइट, कि जो इंसान है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस, बट ये वाले जो दो ऑप्शन है ये इसको गलत बना रहे हैं। सो कोड्स पूरे ही गलत हैं, ठीक है। नाउ यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मार्क्स आइडेंटिफाइड 4 स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मार्क्स की 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, और इकोनॉमी टॉपिक आपके में है, सो मार्क्स थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फ्यूडलिज्म, स्लेवरी, कैपिटलिज्म, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के इन्होंने स्टेजेस दिए हैं, राइट। किस तरीके से सोसाइटी में प्रोडक्शन के बेसिस पे चीज़ें चेंज हुई हैं, दैट वी टॉक अबाउट इन दिस। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बताओ। इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है हर बार, बहुत बार ये सीयूईटी पीजी में रिपीट हुआ है। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है वेरी गुड। सबसे पहले आएगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, देन आएगा स्लेवरी, देन आएगा फ्यूडलिज्म एंड देन कैपिटलिज्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हिंदू मैरिज इज कंसीडर्ड टू बी अ लो कैटेगरी मैरिज। इसमें से कौन सा हिंदू मैरिज है जिसको हम लोग लो कैटेगरी मैरिज मानते हैं? ब्रह्म मैरिज, प्रजापत्य मैरिज, पैशाच मैरिज या फिर अर्शा मैरिज। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is C guys, please remember it is पैशाच मैरिज। पैशाच मैरिज को हम लोग लो कैटेगरी मैरिज मानते हैं, राइट।
वाई वी कंसिडर इट लो कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर जो मैन होता है हु वांट्स टू मैरी अ वुमेन, वो उसको इंटॉक्सिकेट कर देता है, ठीक है, एंड देन ही ट्राइज टू मैरी हर. सो इट इन्वॉल्व्स रेप एंड ऑल ऑल्सो, दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी बैड लो कैटेगरी मैरिज. ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर. थोड़ा सा टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज पढ़ लेना. ब्रह्म मैरिज है, दैव्य है, अर्षा है, प्रजपत्य है, असुरा है, ये सब आते हैं एग्जाम में, गंधर्व है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है कि रैटक्लिफ ब्राउन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड व्हाट? सोशल सिस्टम, सोशल कॉग्निशन, सोशल रिलेशंस एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट. नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? किसके बारे में रैटक्लिफ ब्राउन ने बिल्कुल बात नहीं की होगी इनकी थ्योरी में? तो आई थिंक क्योंकि सोशल कॉग्निशन जो है ना, वो साइकोलॉजी में ज़्यादा आता है, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी. सो आई थिंक रैटक्लिफ ब्राउन ने ऐसी कोई बात नहीं की होगी, क्योंकि he doesn't talk about psychology, right? So I think the correct answer should be B. Now you guys have to tell me कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है. I am keeping this question in doubt, क्योंकि मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर शुड बी बी. इफ़ यू गाइज फाइंड एनीथिंग एल्स इन दिस तो आप लोग बता सकते हो. कुछ सोर्सेज मुझे सोशल रिलेशंस बता रहे थे, बट उसका लॉजिक वॉज नॉट क्लियर टू मी, क्योंकि सोशल रिलेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात रैटक्लिफ ब्राउन ने फिर भी की है, यूज़ किया है ये टर्म, बट सोशल कॉग्निशन के बारे में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला है. सो आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी बी. आप लोग मुझे बताना व्हाट डू यू गाइज थिंक, एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू, स्पेशली दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG, आप लोग मुझे कमेंट में बताना व्हाट डू यू गाइज थिंक. Okay, and I will reply to each and every comment. Now क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट प्रेशर ग्रुप. इसमें से प्रेशर ग्रुप के बारे में देखो क्या सही है. ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट. इट इज vital link between government and governed. It is a group within a single political party with divergent interest and viewpoints. It influences government and public policy. What will be the correct answer? Now pressure group is a very important topic guys. आपके में सोशल ग्रुप पूरा यूनिट में ही मेंशन है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सब लोग इसका आंसर दो. द करेक्ट आंसर इज डी. जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड. नाउ पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है. दूसरा है इट इज़ अ वाइटल लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो राइट. इट इज़ अ ग्रुप विद इन a single political party, so this statement is incorrect because pressure groups जो होते हैं वो within political party नहीं होते हैं, जबकि वो होते हैं outside political party, right? So this statement is wrong. Statement fourth है कि it influences government and public policy, तो ये बिल्कुल सही है. So in this case the answer should be 1, 2 and 4. Okay, please remember. Now question number 17, which of the following feature is not applicable in the context of competition? Now social process का unit आपके लिए important है, तो competition के features, इसके अलावा जो और भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सब के फीचर्स, कोऑपरेशन के फीचर्स, एसिमुलेशन, वो सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है. 2 or more than 2 persons are essential, limited goals, importance of rules, unconscious process. What will be the correct answer? The correct answer is D. Please remember competition एक conscious process है, ये unconscious process नहीं है, ठीक है. Please remember. Now question number 18, according to Muslim law meher means what? मेहर का मतलब क्या होता है? प्लीज रिमेंबर गाइज, मैरिज के कॉन्सेप्ट में हिंदू मुस्लिम मैरिज और ये सारे जो लॉज हैं मैरिज रिलेटेड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, नाउ द अमाउंट फिक्स्ड एट मैरिज टू बी पेड टू द ब्राइड इन केस ऑफ डाइवोर्स, द चार्जेस फॉर द मैरिज सेरेमनी पेड to the religious priest, penalty paid to the community for ill treating the wife, या फिर penalty paid by the wife for deserting the husband. So what will be the correct answer? The correct answer is A. जिन्होंने A आंसर दिया है, वेरी गुड. हम लोग पढ़ते हैं इसको, मेहर को. इट इज अमाउंट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज. ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु यूज द टर्म डाइट. ये सारे इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे. डाइट किसने यूज किया था? 2 मेंबर का जो ग्रुप होता है उसके लिए, स्टॉफर, जिमिल, कूली या फिर पीटर ब्लाउ. द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड. मैंने आपको पहले भी बोला है जॉर्ज जिमिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर. आते हैं क्वेश्चन इस तरह के और सोशल ग्रुप वगैरह में ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कुछ बुक्स दी हैं और उनके ऑथर्स हैं, आपको मैच करना है. ऑल दीज बुक्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती हैं.
द करेक्ट आंसर इज सी, मैच कर लेते हैं। डेथ ऑफ द फैमिली इज द बुक बाय डेविड कूपर। प्लीज रिमेंबर, डी स्कूलिंग फेमस बुक ऑफ इवान इलिच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन इज अ फेमस बुक बाय रॉबर्टसन, प्लीज रिमेंबर। एंड डिविजन ऑफ लेबर को तो हम जानते ही हैं, इट इज अ बुक बाय एमाइल दरखाइम। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 21. The concept of deschooling was propounded by whom? Deschooling अभी हम लोगों ने देखा, it is given by इवान इलिच। Now, क्या होता है ये deschooling, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। देखो, इवान इलिच का कहना है कि जो फॉर्मल स्कूल्स होते हैं ना, वो रियल लर्निंग को लिमिट करते हैं, यानी कम करते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड प्रोसेस होना चाहिए, rather देन कोई इंस्टीट्यूशन उसको कंट्रोल करे। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Who has made distinction between symmetrical and asymmetrical joking relationship? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल जोकिंग रिलेशनशिप की बात कौन करता है? एल.एच. मॉर्गन, लेवी स्ट्रॉस, रैटक्लिफ ब्राउन या फिर वेस्टरमार्क? द करेक्ट आंसर इज सी गाइस, प्लीज रिमेंबर। जोकिंग रिलेशनशिप के बारे में बात की है रैटक्लिफ ब्राउन ने। सिमेट्रिकल रिलेशनशिप्स और एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, सिमेट्रिकल रिलेशनशिप मतलब होता है जब हमारा जो रिलेशनशिप है वो इक्वालिटी के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो टीज ईच अदर इक्वली। जैसे कि कजन्स, राइट। अब मान लो तुम्हारे भाई ने या तुम्हारी बहन ने तुम्हें मजाक मजाक में एक थप्पड़ मारा, तो तुम भी उसको पलट के एक थप्पड़ मार सकते हो, राइट। दैट इज सिमेट्रिकल जोक ना। एसिमेट्रिकल जोक क्या होता है? जहां पर हमें रिस्पेक्टफुली जोक करना पड़ता है, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ठीक है, इसमें इक्वालिटी नहीं होती है। ओके, यानी कि यहाँ पर हमें रिस्पेक्ट से रहना पड़ता है, रिस्पेक्टफुल जोक। ओके, नो इक्वालिटी। सो बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रैंड पेरेंट्स। अगर मजाक में ग्रैंड पेरेंट हैं कोई आपके, उन्होंने आपको मार दिया लेट्स से थप्पड़ मजाक में, तो आप पलट के उनको मजाक में नहीं मारोगे, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। Question number 13 देखो, who has defined religion as a system of belief about the nature of force ultimately shaping man's destiny and practices associated therewith shared by members of the group? एमाइल दरखाइम, मेलिनोस्की, लेंस्की या फिर जॉन स्टोन? नाउ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ए ऑप्शन देने लगेंगे, बट गाइज प्लीज सी, यहाँ पर कहीं पर भी सेक्रेड वर्ड यूज नहीं हुआ है। सो यहाँ पर एमाइल दरखाइम तो नहीं होंगे। ओके, प्लीज़ रिलीजन की जो मैंने इग्नू में आप लोगों को जितनी भी डेफिनेशंस बताई थी उनको प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ऐसी डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेंस्की। प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ गेहार्ड लेंस्की जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24. सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव एंड कल्चर इज वॉट वी आर। वेरी फेमस क्वेश्चन, नेट में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। किसका स्टेटमेंट है ये? एल्फ्रेड वेबर, मैकाइवर, मैक्स वेबर या फिर हर्स्कोविट्स? सो गाइस प्लीज रिमेंबर, इट इज गिवन बाय मैकाइवर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25. अ सोशल पोजीशन हैज टू पार्ट्स, व्हाट आर दे? सोशल पोजीशंस के दो पार्ट होते हैं। किसी भी सोशल पोजीशन के मतलब यहाँ पर बात हो गई है स्टेटस की। स्टेटस इज योर सोशल पोजीशन, राइट। सो इनके दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स, राइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर राइट्स एंड स्टेटसेस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड। ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स में आ जाता है हमारा रोल, जो कि है एक्चुअली में हमारा बिहेवियर एज पर स्टेटस, है ना। जैसे एज अ वाइफ मेरा बिहेवियर अलग होगा क्योंकि मेरा रोल अलग है, एज अ टीचर मेरा जो रोल है वो अलग होगा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, असर्शन है और रीजन है। असर्शन में दिया है कि कास्ट एंड क्लास आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बिकॉज दे आर रैंकिंग ऑफ ग्रुप्स दैट आर कॉन्शियस ऑफ देयर बिलोंगिंग टुगेदर विद कॉमन इंटरेस्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। देखो, क्यों होगा बी? कास्ट और क्लास स्ट्रैटिफिकेशन के एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन में कास्ट और क्लास को पढ़ते हैं। जिनको अपने बिलोंगिंग का पता हो, कॉन्शियस हो वो, राइट, कॉमन इंटरेस्ट का पता हो, ये भी सही है, बट ये इसका सही एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये लोग स्ट्रैटिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि रैंकिंग ऑफ ग्रुप्स है और उसमें वो कॉन्शियस हैं, तो इस तरह की बात नहीं होती है।
राइट, कॉन्शियस हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है. सो आई थिंक इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये नहीं होगा. नाउ यू गाइज कैन टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. आप लोग कॉमेंट में मुझे बता सकते हो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस, एंड इवन डिस्कशन ग्रुप में भी बात कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द आंसर शुड बी बी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग दीज डिवाइडेड क्राउड इनटू टू कैटेगरीज. ना ग्रुप के साथ साथ ना हम लोगों को क्राउड्स भी पढ़ने पड़ते हैं. सो यहाँ पर किसने क्राउड को होमोजेनस और हेट्रोजेनस में डिवाइड किया था? मैक्स वेबर, गस्टावे ले बॉन, एरिक एरिक्सन या फिर सिगमंड फ्रूड? क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी गाइस. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. नाउ इनकी एक बुक है गस्टावे ले बॉन की, जिसका नाम है द क्राउड. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, द क्राउड अ स्टडी ऑफ पॉपुलर माइंड. नाउ आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग माई राइटिंग. ठीक है, इन्होंने इसमें 1895 में हमें ये दोनों चीज़ें दी थी. होमोजेनस का मतलब क्या होता है? जहां पर क्राउड में कोई कॉमन ट्रेट हो. ठीक है, और हेट्रोजेनस क्राउड कौन सा होता है? जहां पर कोई भी कॉमन बैकग्राउंड नहीं है. ओके, या कोई कॉमन ट्रेट नहीं है. प्लीज रिमेंबर. So he talks about these two types of crowds, very important. Now, question number 28. Which of the following characteristic of bureaucracy was not mentioned by Max Weber? इसमें से कौन सा है जो ब्यूरोक्रेसी का फीचर नहीं है? ना गाइस, ब्यूरोक्रेसी के फीचर आते हैं एग्जाम में, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीयूटी पीजी में भी आया हुआ है, तो प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. ओके, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, एक्सपर्ट ट्रेनिंग, lack of provision for pecuniary compensation as a fixed salary. What will be the correct answer? The correct answer is D. ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेबर ने कहीं भी प्रोविजन ऑफ पिक्यूनरी कंपेंसेशन की बात नहीं की है. रैदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हैं, तीन तो यहीं पे मेंशन है, इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं ये, राइट, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं. मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने बोला है, मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, नाउ इट्स योर होमवर्क कि आप मुझे कमेंट में बाकी के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं ब्यूरोक्रेसी के बाय वेबर, वो मुझे बताना. जिसका भी आंसर सही होगा आई विल पिन दैट कमेंट इन दिस क्लास. ओके, नाउ वन मोर थिंग गाइस, पिन कमेंट से मुझे याद आया, जो भी क्लास में करेक्शन होता है किसी भी एमसीक्यू बेस्ड क्लास में, तो उसका पिंड कमेंट ज़रूर चेक किया करो, क्योंकि जो भी करेक्शन होता है ना वो वहीं पे होता है. ठीक है, कभी कभी मुझसे भी एज अ ह्यूमन बीइंग गलती हो जाती है, मैं कभी गलत बोल देती हूँ, कभी गलत टिक कर देती हूँ, तो वो सारा करेक्शन मैं पिंड कमेंट में ही करती हूँ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29. तारावाद कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिसेंडेंट्स इन द मेल लाइन, फीमेल लाइन, बोथ लाइन या फिर नन ऑफ द अबव. तारावाद में डिसेंडेंट्स का क्या होता है? मेल लाइन होता है, फीमेल लाइन होता है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एक्चुअली तारावाद जो है वो एक एंसेस्ट्रल होम है, जिसको हम लोग नायर फैमिलीज के टाइम पे पढ़ते हैं, इन आवर फैमिली एंड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो मेट्रीलिनियल जॉइंट फैमिली होते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. प्लीज रिमेंबर. ओके, ओके, प्लीज रिमेंबर. नायर फैमिलीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सीयूटी पीजी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है. जो वर्ड है फैमिली, वो डिराइव हुआ है एक वर्ड से जिसका नाम है फेम्यूलस. ये कौन सी लैंग्वेज से लिया है? लैटिन, ग्रीक, रोमन या फिर स्पेनिश? द करेक्ट आंसर इज ए गाइस. प्लीज रिमेंबर, इट इज लैटिन. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज ध्यान रखना, और ये वर्ड भी ध्यान रखना. ओके, और ये भी याद रखना कि इसका जो मीनिंग होता है ना, वो इंग्लिश में होता है सर्वेंट.
और वी कैन से स्लीप। ओके, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग इज द बेस्ट आंसर। देखो यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्शंस देखो क्या है कि 1 और 2 आर स्ट्रैटेजीज एंड 1 इज आउटकम ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज, सेकेंड एंड थर्ड आर स्ट्रैटेजीज एंड 1 इज आउटकम। तो यहाँ पर तुम लोगों को बताना है कि कौन सा स्ट्रैटेजी है और कौन सा आउटकम है, ठीक है, रणनीति या फिर परिणाम हिंदी में। ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है गाइज, बेसिक एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है ये। द करेक्ट आंसर इज ए, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है वो स्ट्रैटेजीज थी और उनका रिजल्ट जो था वो ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है। तो प्लीज इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस सही करके आना एग्जाम में। ओके, सबके मीनिंग पढ़ लो, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, ये पढ़ लो, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ question number 32, which three of following are often regarded as characterizing globalization। 32 का आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग स्पेस, श्रिंकिंग स्पेस, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर्स या फिर श्रिंकिंग टाइम, डिसअपियरिंग बॉर्डर। नाउ व्हाई वी आर डूइंग ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन इस इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन में हम लोग एनीवे ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में आगे की यूनिट्स में भी ग्लोबलाइजेशन मेंशन है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ग्लोबलाइजेशन में स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ता है, स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कम होता है, बॉर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन होता है यानी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, श्रिंकिंग टाइम यानी टाइम कम होता है, डिसअपियरिंग बॉर्डर यानी बॉर्डर्स गायब होते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझो एंड आंसर दो। जिन लोगों को वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पता है, दे कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजली। सो दोज ऑफ यू हु आर गिविंग डी आंसर, वेरी गुड। यहाँ पर इंक्रीजिंग स्पेस नहीं होगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्पेस डिक्रीज होता है। जैसे मैं जो हूँ अभी, मेरा जो स्पेस है वो मुझे कम लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। श्रिंकिंग स्पेस, तो हाँ स्पेस जो है वो श्रिंक हो जाता है। बॉर्डर से स्ट्रेंथ होते हैं, नहीं, बॉर्डर वीक होते हैं, राइट। सो प्लीज रिमेंबर फर्स्ट एंड थर्ड इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे करेक्ट हैं। टाइम श्रिंक होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा टाइम बचता है। डिसअपियरिंग बॉर्डर यानी बॉर्डरलेस, ग्लोबलाइजेशन में तो हम लोग पढ़ते ही है ना बॉर्डरलेस, ये तो कीवर्ड ही है, मेन कीवर्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, who among the following considers deviance as a gap between cultural goals and institutional norms। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है। एमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन या फिर आर के मर्टन। The correct answer is D guys, please remember it is R K Merton। He talks about CIRR and R, right। He talks about this यानी कि conformity, देन आई से क्या होगा, हु विल टेल, इनोवेशन, देन 3 आर होते हैं यानी कि रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म एंड लास्ट इज योर रेबिलियन, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो गलत मत करना। ना क्वेश्चन नंबर 34, कुछ सोशोलॉजिकल थिंकर दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, आपको मैच करना है। बहुत इजी है, कुछ तो मैंने आपको पढ़ाए ही हैं। विल्फ्रेडो परेटो के साथ जाएगा लॉइन एंड फॉक्सेस, देन सीरिट मिल्स बात करते हैं पावर एलीट की, मॉस्का बात करते हैं रूलिंग क्लास की, और मिशेल बात करते हैं ओलिगार्की की, ठीक है। सो ए का सेकंड कहाँ पे है देखो, आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, पर यहाँ पे भी देखो है तो सेकंड भी देख लेते हैं, इसका फोर्थ होगा। सो ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर गलत दिया हुआ है, सॉरी 3 दिया हुआ है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यस, सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, कार्ल जिमरमैन ने एटॉमिस्टिक फैमिली के बारे में बात की है। यहाँ पर आपसे पूछा है इसमें से कौन सा है जो सही से एटॉमिस्टिक फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो, द एम्फेसिस इज ऑन इंडिविजुअलिज्म rather than collective family ties, family authority is strengthened and parents have more control, personal freedom and self-expression take precedence over duty to the family has a strong unity and mutual attachment, 1 and 3, second and fourth,
1 second third and 1 third or fourth. What will be the correct answer? एटोमिस्टिक फैमिली के अलावा ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट टू अदर टाइप्स ऑफ फैमिली जिनका नाम आपको याद रखना है. पहला है ट्रस्टी फैमिली और दूसरा है डोमेस्टिक फैमिली. ठीक है, सो एटोमिस्टिक के साथ साथ ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट, ये चीज याद रखना, ट्रस्टी फैमिली एंड डोमेस्टिक फैमिली. ओके, प्लीज रिमेंबर. नाउ यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए. फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल सही डिस्क्राइब कर रहा है. एटोमिस्टिक फैमिली में इंडिविजुअलिज्म का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है एंड थर्ड है यानी कि फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं. ठीक है, फैमिली अथॉरिटी स्ट्रेंथन होती है, ये गलत है, एंड यूनिटी, म्यूचुअल अटैचमेंट, ये सब नहीं आएगा इसमें. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 3. ओके, प्लीज रिमेंबर. Now, question number 36. Which of the following is commonly used as defining criteria of jointness in a joint family? जब हम लोग joint family का concept पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ हमें you can say points मिलते हैं जो बताते हैं कि jointness कैसे होगी joint family में. So, economic independence of members, commensality, nuclear family structure या फिर absence of kinship obligation. What will be the correct answer? ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस ऐसे गाइज. द करेक्ट आंसर इज बी, यानी साथ में खाना खाना, कॉमेंसैलिटी इज द मेन क्राइटेरिया जो बताता है कि जॉइंट फैमिली में जॉइंटनेस है या नहीं. ओके, now question number 37. In a cognitive kinship system, the closest relationship is what? A father and his son, children who share same father and mother. Cognitive पूछा है guys, please remember. A grandfather and his grandson या फिर brother from different fathers. So the correct answer is of course B. Children who share same father and mother, they are under your cognitive kinship system. Okay, so B is the correct option. Now question number 38. What does avoidance in kinship studies refer? Avoidance से हम लोग क्या समझते हैं? टेक्नोनॉमी, अवॉइडेंस, जोकिंग रिलेशनशिप, कोविड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग सेपरेटली फ्रॉम रिलेटिव्स, द रूल दैट सर्टेन किन शुड मेंटेन डिस्टेंस एंड नॉट इंटरैक्ट फ्रीली, द रिजेक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, द रिक्वायरमेंट फॉर किन टू ऑलवेज स्टे टुगेदर. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. अवॉइडेंस का मतलब होता है ऐसा रूल जिसमें आप कुछ किन से डिस्टेंस मेंटेन रखें. ठीक है, जैसे कि जो हमारे फादर इन लॉ होते हैं, है ना, या फिर ब्रदर इन लॉ होते हैं, हमारे जेठ जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं, या फिर ससुर जी. राइट, सो आई होप यू गाइज रिमेंबर ऑल दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. E.A. रॉस ने किस बारे में बात की है सोशियोलॉजी में? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल ग्रुप, सोशल चेंज या सोशल कंट्रोल. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is D guys. Please remember it is social group. Okay. Now question number 40. Sumner divided social groups into which two parts? Sumner ने social groups को किन दो parts में divide किया है? Voluntary, non-voluntary, in group, out group, we group, they group, vertical या horizontal group. What will be the correct answer? Easy question. The correct answer is B. Please remember it is in group and out group. Now you have to remember कि in group क्या है, out group क्या है. ये आपके लिए topic है, please इसको पढ़िएगा, homework है. Okay. ना क्वेश्चन नंबर 41. इसमें से कौन सा है जो सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट होगा? न्यूक्लियर फैमिली, पीयर ग्रुप, एसोसिएशन या फिर जॉइंट फैमिली. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी गाइस. प्लीज रिमेंबर एसोसिएशन होगा हमारा सेकेंडरी ग्रुप. जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर, पीयर, ये सब प्राइमरी ग्रुप्स हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. नाउ यहाँ पर देखो एक अलग सा टर्म है, दैट इज सिसबिज्म. नाउ आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट इट गाइस, बट आई थिंक इट इज सिसबिज्म. सो सिसबिज्म क्या होता है? अ टाइप ऑफ एक्सचेंज, अ ट्राइब, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिड वुमेन रिलेशन ऑफ. नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सो दैट इज वाई आई हैव एडेड इट हियर, क्योंकि ये फैमिली, मैरिज, इनसे रिलेटेड है. राइट, देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ना, दैट इज डी. ठीक है, तो सिसबिज्म का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? इट मीन्स इंटरेस्टेड इन मैरिड वुमेन. ठीक है, प्लीज याद रखना.
Okay, the correct answer is D. Now, question number 43, another new concept, occupational psychosis का मतलब क्या होता है? और सबसे पहले तो ये किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड, डर्क्स, जॉन डुई या फिर ऑस्कर लुइस? कौन होगा? The correct answer is C guys, please remember it is John Dewey जिन्होंने बात की है occupational psychosis की. ठीक है? Now, what do you understand by occupational psychosis? तो इसका मतलब होता है कि person's job shapes how they think and see the world. यानी आपकी job पे depend करेगा कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो लाइफ में, ठीक है? Person's job how they think and see the world. Please remember. Okay? Now, question number 44. The concept of Wechsel-Wirking. Now, Wechsel-Wirking, I don't know how to pronunciate it again, but जो भी है, ये term German है, इसलिए तो और मैं नहीं बोल पा रही हूँ. ठीक है, it is a German term. क्या होगा इसका meaning and कौन है इससे associated? मैक्स वेबर, जॉर्ज जिमल, क्लिफर्ड शॉ या फिर जोसेफ शम्पी जोसेफ शम्पीटर? कौन होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी गाइस, प्लीज रिमेंबर इट इज जॉर्ज जिमल एंड इसका जो मीनिंग है वो है रेसिप्रोकल इंटरैक्शन. एंड वी ऑल नो रेसिप्रोकल इंटरैक्शन के बारे में जिमल बात करते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरैक्शन पे काफ़ी ज़्यादा बात किया है. मैंने आपको कल भी बताया था. जिमल टॉक्स अबाउट फॉर्मल सोशियोलॉजी, राइट? प्लीज रिमेंबर. Question number 45. Who is the author of the book Delinquent Boys, The Culture of the Gang? Important book in your deviance topic. Options हैं हेराल्ड, एल्बर्ट कोन, लोम्ब्रोसो या फिर गैरोफेलो. नाउ ये न्यू तरह के थिंकर्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखेंगे, बट जिन्होंने थ्योरी ऑफ डेवियंस पढ़ा होगा उनको पता होगा. द करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, एल्बर्ट कोहेन की बुक है ये. एंड एल्बर्ट कोहेन की जो थ्योरी है उसको हम लोग कहते हैं सब कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवियंस. प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, सब कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवियंस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. कूला सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू पोलानी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर यहाँ पर पोलानी नहीं होना चाहिए. इट इज गिवन बाय मेलिनोस्की. ठीक है, पोलानी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग हैं. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की ये बताना है. ओके, नॉट पोलानी. प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज ए. कूला एक्सचेंज जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो गिफ्ट एक्सचेंज होता है. इट इज़ नॉट मॉनेटरी एक्सचेंज. प्लीज रिमेंबर, ना ही यहाँ पे कोई मार्केट प्रिंसिपल होगा ना ही यहाँ पर कोई मार्केट एक्सचेंज होगा. ये एक गिफ्ट एक्सचेंज होता है. दो तरह के गिफ्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं. पहला होता है एक शेल नेकलेस जिसको हम लोग सुलवा कहते हैं, और दूसरा होता है आर्म बैंड्स जिसको हम लोग माउली कहते हैं. राइट? तो कभी कभी एग्जाम में ना ये भी पूछ लिया जाता है. प्लीज रिमेंबर, शेल नेकलेस जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुलवा. ओके, एंड दूसरा जो होता है वो होता है आर्म बैंड, और दूसरा जो होता है दैट इज आर्म बैंड. ओके, एंड इसमें आएगा माउली. प्लीज रिमेंबर. ओके, कूला रिंग नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट इन योर इकोनॉमी टॉपिक. Now, question number 47. Which of the following provide opportunity to form primary group? इसमें से क्या है जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है प्राइमरी ग्रुप बनाने के लिए? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, बिहेवियरल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, स्पेसिफिक रिलेशन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज सी. जब भी पर्सनल रिलेशन होते हैं तो हमारा प्राइमरी ग्रुप बनता है. राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 48. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और इसका जो आंसर है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे पढ़ाया है. तो अगर तुम लोगों को नहीं पता वो क्या होता है, प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखो. ओके, अकॉर्डिंग टू दरखाइम द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिलीजन इज व्हाट? एनिमिज्म, नेचुरलिज्म, टोटेमिज्म या फिर मैनिज्म? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर?
द करेक्ट आंसर इज सी, प्लीज रिमेंबर इट इज टोटेमिज्म। टोटेमिज्म मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लेना तो तुम्हारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच इंडियन सोशोलॉजिस्ट वाज अगेंस्ट द पॉजिटिविज्म वेस्टर्न सोशल साइंस। पॉजिटिविज्म वेस्टर्न सोशल साइंस का जो है, कौन सा इंडियन सोशोलॉजिस्ट इसके अगेंस्ट था। नाउ ये आपके इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट ये कुछ नया था जो मुझे मिला, दैट इज वाई आई हैव एडेड इट हियर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डीपी मुखर्जी गाइस, प्लीज रिमेंबर। मैंने सर्च किया था एंड मुझे डीपी मुखर्जी ही आंसर मिला। अगर तुम लोगों को कोई और मिलता है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, बट एज पर माई रिसर्च आई फाउंड डीपी मुखर्जी इज आंसर, जिन्होंने पॉजिटिविज्म जो था वेस्टर्न सोशोलॉजी का उसको रिजेक्ट किया था, उसके अगेंस्ट थे। ओके, now question number 50 and the last question of today's class, गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम लोग इकोनॉमी के टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट ना। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा फीचर है जो गांधीयन मॉडल का है और कौन सा है जो नहीं है। पहला है देखो, एम्फेसिस ऑन कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, देन सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। इसमें से कौन सा होगा जो फीचर है। सो द करेक्ट आंसर इज, इजी क्वेश्चन है गाइस, द करेक्ट आंसर इज बी। मैंने पढ़ाया है आप लोगों को मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो बैच में है उन लोगों को अलग से मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। देखो, पहला तो बिल्कुल सही है क्योंकि गांधी जी बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री की, हैंडीक्राफ्ट की, राइट। एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा बिकॉज इट डजंट टॉक अबाउट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, वो इसके बारे में बात नहीं करते। ही टॉक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन बट ही डजंट टॉक अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके तो ये बिल्कुल खिलाफ थे, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, प्लीज रिमेंबर। So that's it for today guys, I hope you like today's class. Don't forget to tell me कि आपके 50 में से कितने questions आए, okay? And don't forget to subscribe if you're a sociology student and preparing for any objective type sociology exam, okay? चाहे वो CUET PG हो, UG हो, NET हो, GATE हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत सारा कंटेंट है, रेगुलर क्लासेस हैं जो अभी इस चैनल पे आएंगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके ना। ये वाला टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी टेलीग्राम पे आप लोगों को जो भी पीडीएफ्स हैं वो मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी मैसेज करना है, इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, टॉक टू मी, यू कैन डू दिस हियर, ओके। इसके अलावा देयर इज़ अ ऐप ऑल्सो, जहाँ पर इस बार मैंने फाउंडेशन बैच फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो अभी नेक्स्ट बैच में अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो क्योंकि आफ्टर द एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट में मैं नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर दूंगी। ये वाला बैच जो था ये बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, सितंबर में स्टार्ट हुआ था, तो मुझे बहुत जल्दी चीज़ें कवर करनी पड़ी, बट अभी हमारे पास पूरा एक साल होगा। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एग्जाम, आप लोग अभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, ओके। और ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, चाहे किसी भी सोशोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कल हम लोग यूनिट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग, बाय बाय।